आज ही ऐप डाउनलोड करें परिधि ई लर्निंग ऐप। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो अपने क्लास 11th के लिए या क्लास 12th के लिए दोनों क्लासों के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है, या जिसकी कहें अपन कि हम फिज़िक्स की शुरुआत जो है, साइंस की शुरुआत जो है, इसी टॉपिक से हमारी शुरू होती है। हमारे टॉपिक का नेम है आज हमारे फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। अब ये फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं, या कैसे काम करते हैं, या कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर, या कितने टाइप्स के हमारे नेचर के अंदर फोर्सेस होते हैं। तो हमारी जो नेचर है, या हम कहें हमारी अर्थ है, या पूरा हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे यूनिवर्स है, हमारी गैलेक्सीज़ हैं, सन्स हैं, वो सारे के सारे, ठीक है, स्टार्स जो हुए हमारे, वो किसी ना किसी फोर्स से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। उनमें जो एनर्जी भरी हुई होती है, वो एनर्जी किसी ना किसी फोर्स से रिलेटेड होती है। अब हमारे नेचर में जो है फोर्सेस तो कई टाइप के होते हैं। काइनेटिक फोर्सेस होते हैं, स्टैटिक फोर्सेस होते हैं, फ्रिक्शन फोर्सेस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के फोर्सेस होते हैं। लेकिन आखिर ये फंडामेंटल फोर्सेस क्या है? तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो नेचर है ना, वो 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस पे, यानी कि जो सबसे बेसिक फोर्स होता है, यानी जो हर जगह पे अप्लाई हो रहा होगा, चाहे आप एटॉमिक लेवल पे चले जाओ या आप यूनिवर्सल लेवल पे चले जाओ, हर जगह कोई ना कोई एक बेसिक फोर्स लगता है। हो सकता है एटॉमिक लेवल पे एक फोर्स का नेम कुछ अलग हो सकता है, उससे बड़े ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स का नेम कुछ अलग हो सकता है, और प्लैनेट्स जो है यूनिवर्सल लेवल पर गैलेक्सीज जो होती है उनमें एक अलग टाइप का फोर्सेस लग सकता है। तो ऐसे हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ठीक। तो हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं इनके। अब वो टाइप्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो टाइप है हमारा, वो है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम यहाँ पे समझेंगे, सबसे पहले हम एक एक टॉपिक या एक एक फोर्सेस के बारे में डिटेल से जाएंगे, ठीक है। मैं पहले इनके नेम लिख देता हूँ इस साइड, तो हम उनको एक एक तरह से डिस्कस करेंगे। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये ध्यान रख, ग्रेविटी के बारे में वैसे हम सब जानते हैं, जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्स है ना हमारे यहाँ पे, वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता तो हमारे पास ये मोबाइल नहीं होता रिकॉर्ड करने के लिए, या एलईडीज़ नहीं होती लगाने के लिए यहाँ पर। यानी कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने सारे इलेक्ट्रिसिटी के अप्लाइंसेस हैं, वो सारे के सारे इस फिनोमिना के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, या इस बेसिक फोर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं हमारे जो मॉडर्न सिविलाइजेशंस हैं, जो हमारी डेवलप्ड हुई है यहाँ पर, इतना सारा जो हमारा नेचर डेवलप हुआ है, या हम डेवलप हुए हैं, सेमीकंडक्टर्स डेवलप हुए, ये सारी चीज़ें इसी फोर्स की बदौलत डेवलप्ड हुई है हमारे यहाँ। थर्ड फोर्स की हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर के बारे में। तो हमारे नेचर में ये 4 टाइप की फोर्सेस होती है, ठीक है। इन चारों को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, इन चारों के बारे में अलग अलग बातें हम जानेंगे यहाँ पर कि कौन सी फोर्स कैसे काम करती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, कि आखिर सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्सेस है, वो हमारे सबसे पहले शुरुआत छोटे से छोटे बच्चों, 9th क्लास की शुरुआत जहाँ पे होती है, वहाँ पे हमारे साइंटिस्ट जो थे, जो 9th क्लास में साइंटिस्ट नहीं, 9th क्लास के अंदर में पढ़ाया जाता है कि एक साइंटिस्ट थे हमारे न्यूटन भाई साहब थे, ठीक है। तो न्यूटन भाई साहब ने कुछ बातें कही। उन्होंने क्या क्या कहा, न्यूटन ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, ठीक है, ग्रेविटी के बारे में। हमें पता, बचपन से ये पता है भाई, हमारे पास क्या लॉजिक वो करता था कि ऊपर से न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था और ऊपर से एक एप्पल उसके सर पे गिरा और उसने ग्रेविटी के खोज। देखो ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ पे एक्चुअल में हुआ था क्या, कहानी हम थोड़ी सी जानते हैं। न्यूटन के समय में, जैसे अपने अभी कोरोना काल चल रहा था, वहाँ पर भी प्लेग जैसी एक बीमारी चल रही थी, जो काफ़ी पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली हुई थी। तो वहाँ पे भी लॉकडाउन जैसे सिस्टम्स लगे हुए थे, तो न्यूटन भाई साहब अपने अंदर बैठे थे रूम के अंदर, ठीक है। तो बाहर उनको एक बगीचे में एक एप्पल का पेड़ था उनके, ठीक है। अब जो एप्पल का पेड़ था, वहाँ से वो देख रहे थे कि एप्पल अगर नीचे गिर रहा है तो ऑब्जेक्ट्स, हर टाइप के ऑब्जेक्ट को उसने देखा कि हर टाइप के ऑब्जेक्ट को मैं अगर हाइट से नीचे छोड़ता हूँ तो वो हमेशा नीचे की तरफ आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि वो हमेशा नीचे की तरफ आ रहे हैं? और उन्होंने 2 बातें और देखी कि अगर मैं 2 अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट्स को भी गिराता हूँ तो वो दोनों भी एक साथ नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थोड़े से फ्रेम को है ना देखते हैं, जैसे मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इन दोनों ऑब्जेक्ट को अगर मैं एक साथ नीचे गिराता हूँ तो ये एक साथ नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों? तो न्यूटन ने ये देखा कि इस पर कोई ना कोई तरह की फोर्स ज़रूर लग रही होगी। उस फोर्सेस के बारे में उन्होंने एक नेम दिया, ग्रेविटी।
तो न्यूटन ने एक जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये कहा कि ग्रेविटेशनल एक तरह की फोर्स होती है, जो ग्रेविटी जो हमारे अर्थ के सेंटर की तरफ लग रही होती है और हर ऑब्जेक्ट उसकी तरफ खिंचता चला जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो रिपेल करता, हमेशा वो अट्रैक्ट ही करने की कोशिश करती है हमारी अर्थ हर तरह के ऑब्जेक्ट को। तभी तो ऑब्जेक्ट को चाहे ऊपर से कितना ही हाइट से गिरा दिया जाए, वो हमेशा नीचे ही गिरती है। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए, कुछ उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं बताया इतना सा, उन्होंने बस कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे कि आखिर ये ग्रेविटी कैसे काम करती। तो सबसे पहला स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया था कि जो दो मास होते हैं कि आपको सबसे पहले एक फ्री स्पेस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? फ्री स्पेस। फ्री स्पेस एक वो जगह होती है जहां पर वैक्यूम होता है, आपका वैक्यूम कह दो, या वहां पर कोई भी और टाइप की फोर्स नहीं होती, अदर टाइप ऑफ फोर्स नॉट अवेलेबल। यहाँ हम अफेक्ट लिख देते हैं कि वहाँ पर कोई भी अदर टाइप की फोर्सेस नहीं होती। हम वहाँ पर सिर्फ एक फ्री स्पेस की बात करें, जैसे हमारा अंतरिक्ष है, ठीक है, वहाँ पर कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि वो वैक्यूम है, या वहाँ पर कोई भी तरह का कोई अदर फोर्सेस काम नहीं कर रही। अब मैं उसके अंदर अगर दो ऑब्जेक्ट्स को लेता हूँ जिनमें कोई ना कोई मास है, इसका मास मैंने m1 लिया, इसका मास मैंने m2 लिया, अगर उनके कोई ना कोई मासेस हैं, तो मासेस हमेशा, न्यूटन ने ये कहा कि हमेशा एक दूसरे को किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, और वो मास, वो अट्रैक्शन उन मास की वजह से हो रहा होता है, और उस फोर्स को उसने नेम दिया ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट ये दिया था कि जो मास हमारे यहाँ पे फील हो रहा है ना, जो फोर्स यहाँ पे उन मासेस की वजह से फील हो रही है, उनमें क्या है रिलेशन, कि वो जो आपका फोर्स है उन दोनों मास के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शन, यानी कि आप चाहे इस मास को ग्रेटर देन करो या थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, या इस मास को आप इंक्रीज कर दो, दोनों में से किसी को भी एक को इंक्रीज करो या दोनों को ही आप अगर इंक्रीज कर देते हो, तो उसकी वजह से जो फोर्स होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, फोर्स थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है मास के इंक्रीज करने की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने यहाँ पर अगर इसको इंक्रीज किया दोनों में से किसी को, तो फोर्स इंक्रीज करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल साइन आया। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमेशा ये बताता है कि हमेशा अगर एक चीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है तो दूसरी चीज़ में भी इंक्रीमेंट आएगा। अगर आपने मास को डिक्रीज किया है तो उधर फोर्स भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था। सेकंड स्टेटमेंट उसने ये दिया था कि अगर दोनों के दोनों मास हैं, उनके बीच की कोई ना कोई डिस्टेंस भी तो होगी, कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, उनमें हमने उसको डी नेम दिया है, ठीक है यहाँ पे। तो जो डिस्टेंस है, आखिर वो मास उसके डिस्टेंस पर कैसे डिलाई कर पा रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया कि आप चाहे जितने डिस्टेंस को इंक्रीज़ करोगे ना, जैसे जैसे डिस्टेंस को हम क्या करें, इंक्रीज़ करेंगे, वैसे वैसे इनके बीच में लग रही फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से दूर चलेंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नेट का, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जैसे अगर एक मैग्नेट का एग्जाम्पल ले, तो हम मैग्नेट को जितना पास लेके आते हैं उनमें उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील हो रहा, तो हमें उनको खींच दूर रखने के लिए थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती। जैसे वैसा ही काम यहाँ पे हो रहा होता है ग्रेविटेशन के अंदर, कि अगर मासेस को हमने बहुत ज़्यादा दूर दूर कर दिया तो उसकी वजह से क्या होता है कि दोनों के बीच में जो लग रहा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट उनका बना कि जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो उनके बीच में लग रही ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली इन द सेंस कि अगर आपने डिस्टेंस को इंक्रीज़ किया तो उनके बीच में लग रही फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे एक मिड टर्म स्प्लिटिंग ये भी आती है, थोड़ी सी स्टेप यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे एक स्क्वायर वर्ड आता है। हम यहाँ पे सिंगल डिस्टेंस भी लिख सकते थे, क्योंकि वो भी यही बता रहा है कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दो तो फोर्स कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जितने भी टाइप के फोर्सेस होते हैं, ठीक है, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूँ, चाहे मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूँ, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्सेस की बात करूँ, तो वो सारे के सारे फोर्सेस जो है डिस्टेंस से स्क्वायर रिलेशन से बंधे हुए होते हैं। कौन से रिलेशन से? स्क्वायर रिलेशन से। स्क्वायर रिलेशन कैसे सर? कि डिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज चेंज हो रही होती है। क्योंकि यहाँ पर 1/r भी हो सकता है, या 1/r³ भी हो सकता है, या 1/r⁴, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो वैल्यू हमेशा अगर एक को हम इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी डिक्रीज़ होनी है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला साइन बता रहा होता है। तो उसमें जो एक कंडीशन फिक्स होती है वो होती है स्क्वायर कंडीशन। वो भी हम आगे जानेंगे जब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन की, आखिर वो सर स्क्वायर कंडीशन ही क्यों आती है, बाकी कंडीशंस क्यों नहीं आती। तो अभी इसको हम लेट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर कंडीशन है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट उन्होंने बताए, तो बाद में उन दोनों को हमने कंबाइन किया कि ये भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों कंबाइन करूँगा तो आएगा m1 m2 डिवाइड बाई d², ये फॉर्मूला। और हमें सबको पता है फोर्स की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, न्यूटन।
अब हमें यहाँ कहना है कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है, हमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे वहाँ पर एक कांस्टेंट ज़रूर हम ऐड करेंगे। ठीक है, वो कांस्टेंट क्या होगा? एफ जी बराबर GM1 M2 अपॉन टी स्क्वायर। और ये जो जी है हमारे पास, ये है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो स्मॉल जी वाला नहीं है हमारा, यहाँ पर कैपिटल जी है जिसकी वैल्यू भी अलग होती है। हम उसकी वैल्यू भी यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, 6.67 × 10⁻⁻11। ये इस कैपिटल जी की वैल्यू होती है, जो कि आता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर और नॉट? ठीक है, तो आगे चलते। चलो आगे आते हैं कि सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें समझ में आ गया, ग्रेविटी के बारे में थोड़ा समझ में, लेकिन ये तो न्यूटन वाली बात थी। यहाँ पे कुछ और बातें भी हैं जो हमसे छुपाई गई है कि आखिर ये ग्रेविटी सर अट्रैक्ट ही क्यों कर। जो सबसे पहला सवाल स्क्वायर वाला है, ये भी अपन जानेंगे, ये तब जान पाएंगे अपन जब हम इसके न्यूमेरिकल टाइप्स को समझेंगे। ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहला जो है न्यूटन ने जो स्टेटमेंट दिया था इसके बारे में, इससे में कौन कौन से सवाल खड़े होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन खड़ा होता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये होता है कि दो जो मास हैं आपके, वो दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही क्यों कर रहे हैं? वो आखिर रिपेल शो क्यों नहीं कर रहे, रिपल्शन शो क्यों नहीं कर रहे, उसका क्या रीज़न है? ये यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो यहाँ पर हमारे न्यूटन जो है भाई साहब, वो इसके सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि भाई कैसे अट्रैक्ट। अब हम अट्रैक्ट तो करते, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मानते, लेकिन उसका कोई रीज़न भी तो होना चाहिए परफेक्ट, ताकि हम आगे आने वाली पीढ़ी इसको बता सके कि आखिर ये अट्रैक्ट क्यों करते। तो वहाँ पे हमारे एक दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं, आइंस्टाइन। और ये ध्यान रखे बेटा, हम 11th-12th में तो ग्रेविटी के बारे में, न्यूटन की ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम 12th के अपर लेवल पे जाते हैं, कॉलेज लेवल के ऊपर जाते हैं, DJ ग्रिफिथ की बुक्स पढ़ते हैं या अदर बुक्स पढ़ते हैं, तो रिलेटिविस्टिक अप्रोच जब पढ़ते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब पढ़ते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब हम पढ़ते हैं, तो ग्रेविटी को, फंडामेंटल फोर्स को न्यूटन से ना रिलेट करके हम उसको रिलेट करते हैं आइंस्टाइन से, कि आखिर ग्रेविटी कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के बारे में न्यूटन के बाद क्या स्टेटमेंट, न्यूटन ने स्टेटमेंट दिए थे दो, ठीक है, मास से रिलेटेड और डिस्टेंस से रिलेटेड, और फॉर्मूलाज भी दे दिए थे। लेकिन हमें जानना है कि ये आखिर काम कैसे करती, हमें इसके फंडामेंटल के बारे में जानना है। तो वो फंडामेंटल कैसे बताए न्यूटन, आइंस्टाइन ने? उन्होंने ये कहा कि आप क्या करो, जो आपका स्पेस है, ठीक है, जो कि एक 3D वॉल्यूम होता है, 3D इन द सेंस कि सर वहाँ पर एक्स एक्सिस भी हो रही होती है, वाई एक्सिस भी होती है और जेड एक्सिस भी होती है, जहाँ पे 3 तरह की एक्सिस काम करती है। क्योंकि हर 3D ऑब्जेक्ट, जैसे ये पेन है, मार्कर है, हर ऑब्जेक्ट, मोबाइल जो भी है, वो एक 3D स्पेस से बना हुआ होता है। चाहे हम किसी भी स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे मैं एक क्यूब की ही बात कर लेता हूँ, तो वो क्यूब भी एक 3D स्पेस से बनेगा, उसमें भी एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी, उसमें भी वाई एक्सिस की वैल्यू होगी, उसमें भी जेड एक्सिस की वैल्यू होगी। तो एक 3D स्ट्रक्चर मिलके आपका एक ऑब्जेक्ट को फॉर्मेट कर रहा होता है। तो स्पेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? स्पेस का मतलब अंतरिक्ष हम नहीं कह रहे, हम यहाँ पे स्पेस का मतलब कह रहे हैं एक 3D वॉल्यूम, यानी कि स्पेस का मतलब आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, कि आखिर जो ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो एक 3D स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, तो उसको हमने एक स्पेस नेम दिया है। और अगर मैं इस 3D स्ट्रक्चर में एक और वैल्यू ऐड कर देता हूँ, टाइम, ठीक है, तो हमारे सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में जानते हैं। इसको समझने पहले हम डायमेंशन के बारे में जानते हैं। हमें पता है डायमेंशंस, हमने पिक्चरों में नाम सुना है, डायमेंशन का मीनिंग क्या क्या होता है, तो देखते हैं। जैसे कुछ शुरुआत होती है 0 डायमेंशन से। 0 डायमेंशन एक डॉट की तरह होता है, जिसमें आप ना आगे जा रहे होते हो ना पीछे जा रहे हो, तो वो एक ही स्थिर जगह पे आप खड़े रहते हो, तो उसे हम डॉट कहते हैं। सेकंड जो होता है हमारा 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन एक लाइन को होता है कि आप मल्टीपल डॉट्स को कनेक्ट करते हो तो एक लाइन फॉर्मेट होती है, तो इसमें आप आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, एक लीनियर मोशन आप कर सकते हो, तो वो एक 1 डायमेंशनल मोशन होता है। फिर हम बात करते हैं 2D की। 2D के अंदर यहाँ पे एक्स एक्सिस भी मिल जाती है आपको, वाई एक्सिस भी मिल जाती है, यानी कि आप जो ये स्ट्रक्चर्स बनाते हो, अब स्क्वायर की बात करूँ, रेक्टेंगल की मैं बात करूँ, ट्रायंगल की मैं बात करूँ, इतने सारे जो स्ट्रक्चर्स में, सर्कल बात करूँ, पैराबोला, इलिप्टिकल, जो भी पाथ को मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ये 2D स्ट्रक्चर के रूप में आ रहे होते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल लाइंस ज्वाइन हो रही होती। अगर मैं मल्टीपल 2D स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करता हूँ तो मेरा एक 3D स्ट्रक्चर जनरेट होता है। और मैं यहाँ एक लिमिट पे जा चुका हूँ कि मैंने एक वॉल्यूम को जनरेट कर दिया है, मैंने एक शेप बना दिया है यहाँ पर, मैं उससे आगे नहीं जा सकता।
मैं 4 डायमेंशन में जाना चाहता हूँ, देन कैसे जाऊँ? मैंने एक्स एक्सिस को लिमिट कर चुका हूँ, मैं वाई एक्सिस में लिमिट जा चुका हूँ, मैं जेड एक्सिस में भी लिमिट जा चुका हूँ, लेकिन मैं अब एक स्ट्रक्चर बना चुका हूँ, अब मैं उस स्ट्रक्चर से आगे कैसे जाऊँ? तो आइंस्टाइन ने बताया कि आप 4 डायमेंशन में भी जा सकते हो, बस आपको करना क्या होगा, उस 3D के अंदर आपको एक नया डायमेंशन ऐड करना है जो कि है टाइम। कि जो भी एक ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा एक जैसा तो होगा नहीं, उसमें एक टाइम का भी रोल हो रहा होता है कि अगर मैंने एक मार्कर लिया है तो इस मार्कर के अंदर टाइम भी पास हो रहा होगा कि एक आज से 1000 साल बाद ये ऐसा नहीं दिखेगा, इसका स्ट्रक्चर ज़रूर चेंज होगा। तो उसे हम कहते हैं 4 डायमेंशनल वर्ल्ड, कि हम यहाँ पे एक 3D वर्ल्ड में ना रहकर एक 4 डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर रह रहे होते हैं, जिसमें नॉर्मल सी बात यही है कि हमारा जो वर्ल्ड है उस जो 3D स्ट्रक्चर है वो एक टाइम के लूप में भी चलता रहता है, कि वह उसके अंदर से टाइम भी पास हो रहा होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ समझना है कि सर आखिर उस टाइम को 3D स्ट्रक्चर को मैं डायग्रामेटिकली कैसे शो करूँ। हम अभी आएंगे कि हम ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने के लिए ही इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं कि सर ये इससे कैसे रिलेट हुआ। तो जो ग्रेविटी है वो एक ऐसी फोर्स है जो 4 डायमेंशन में वर्क कर रही होती है। यही किसने बताया था? आइंस्टाइन ने बताया, इसीलिए हमने डायमेंशन के बारे में जाना। अब 4 डायमेंशन में कैसे सर हम 3D का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, तो 4D कैसे बने? तो 4D बनाने के लिए आइंस्टाइन ने उसको एक 2D डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी। कैसे? कि उसने ये कहा कि आप एक शीट लो, उस शीट के अंदर कुछ लाइंस ड्रॉ करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। तो आप एक काम करो, आप 4D स्ट्रक्चर को नहीं बना पा रहे हो तो उसको 2D में समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझेंगे? हम 3D को एक नेम देंगे स्पेस। ठीक है, 3D को हम क्या नेम देंगे? स्पेस, जो कि एक डायमेंशन की तरह काम करेगा। और यहाँ पर दूसरी वैल्यू भी ऐड कर देते हैं कि और वर्टिकल लाइंस भी उसमें ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्लियरली दिख रहा है हमें, लेकिन चलो काम चल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 2 तरह की वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस आ चुकी है, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को मान लेते हैं स्पेस नेम दे देंगे और वर्टिकल लाइंस को हम टाइम नेम दे देंगे। यानी कि हम एक तरह से ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, जो एक्स और वाई एक्सिस का हम बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना ग्राफ के अंदर, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपने 4 डायमेंशन को एक 2D डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, कि स्पेस को रिलेट कर दिया और टाइम को रिलेट कर दिया, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस और टाइम में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर है, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे पास कोई ना कोई टाइम जरूर चल रहा होगा, और उसके साथ साथ मेरी एक पूरे यूनिवर्स के अंदर एक 3D पॉइंट ज़रूर होगा मेरा, कि मैं यहाँ पे लाई कर रहा हूँ। 1 डायमेंशन पॉइंट नहीं, मेरा एक 3D पॉइंट है, क्योंकि पूरा यूनिवर्स एक बहुत हर डायमेंशन के अंदर चल रहा होता है। तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़ा हूँ। ठीक है, अगर मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं एक 3D पॉइंट में भी ट्रैवल कर रहा हूँ, कि मैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा हूँ, उसके साथ साथ मेरा टाइम भी तो इंक्रीज़ होगा, हाँ है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा जो वर्ड होता है, अब ऐसा तो होता नहीं कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊँ तो टाइम हमेशा सेम रहेगा, कि मैं यहाँ से मून की तरफ गया तो वहाँ का जो टाइम है सेम है, कि मैं यहाँ से 12 बजे निकला था और वहाँ भी 12 बजे पहुँच गया। ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पे डेज़ लग रहे होते हैं, मंथ्स लग रहे होते हैं जाने के लिए। तो उस कंडीशन का ध्यान रखते हुए मैं ये ध्यान रखना है कि अगर मैं पूरे यूनिवर्स में कहीं पे मूव करता हूँ तो मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर स्पेस और टाइम दोनों के अंदर ट्रैवल करता हूँ। अब सर ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये जो कर्व हम बनाना चाह रहे हैं ना, कि जो स्पेस टाइम का हमने ग्राफ बनाया यहाँ पर, ये जो कर्व बनाया, ये कर्व एक वैल्यू पे डिपेंड करता है। इसको कोई ना कोई वैल्यू चेंज जरूर कर रही होती है, इसमें भी कई वेरिएबल्स आ रहे होते हैं। इसका जो सबसे पहला वेरिएबल और सबसे बड़ा दुश्मन होता है मास, कि जो स्पेस टाइम होता है उसमें मास जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। सर कैसे? मास जो है इस स्पेस टाइम के कर्व 3D जो 4D कर्व है इसको बैंड करने की कोशिश करता है। कैसे करता है? हम एक मान लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं एक शीट ली मैंने, ठीक है, आप एक शीट ले लो, जैसे चद्दर होते हैं नॉर्मल एग्जांपल पे। अगर उस शीट को मैं चारों साइड से खींच के रखता हूँ बिल्कुल, अगर मैंने एक बॉल लिए, उस बॉल को जस्ट उसके बीच में रखा, एज एग्जाम्पल हमारा अर्थ, जैसे उसको उसके बीच में रखूँगा तो क्या होगा, वो बॉल का जो मास है उस शीट को हर तरफ से दबाने की कोशिश करेगा और वहाँ पे एक बैंड ले आएगा। ठीक है, और उस बैंड में अगर मैं दूसरी एक छोटी बॉल जो हमारी मून को रिप्रेजेंट करेगी उसको रखता हूँ तो वो मून धीरे धीरे अर्थ की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, उस मास की वजह से जो हमारा स्पेस टाइम था वो बैंड कर गया। जो स्पेस टाइम हमारा बिल्कुल ऐसा था वो उस मास की वजह से थोड़ा सा बैंड कर गया। ठीक है, अब उस बैंड, ये मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, अब जो बैंड आया उस बैंड में अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी उसके पास जाने की कोशिश करेगा। इन द सेंस यहाँ पे ये पता चला कि सर एक मास दूसरे मास को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है,
तो वो अट्रैक्ट वो दोनों मास की प्रॉपर्टी नहीं कर रही, वो अट्रैक्ट कैसे कर पा रहा है कि एक जो बड़ा मास है वो उस स्पेस टाइम कर्व को बेंड कर रहा है और उस बेंड की वजह से ही दूसरा मास उसके पास आते हुए हमें दिख रहा है। तो हमने उसे एक फोर्स का नेम दिया और उस फोर्स को हमने कहा ग्रेविटी। तो ये सारी बातें एक्सप्लेन करी किसने? आइंस्टाइन। तो यहाँ पे हमारे जो पहला सवाल हमने पूछा था उसका हमें जवाब मिला। क्या जवाब मिला? कि सर यहाँ पर हमेशा मास अट्रैक्ट ही क्यों करते हैं, रिपेल क्यों नहीं करते? तो यहाँ ये जवाब कैसे मिला कि सर मास जो है वो हमेशा उस स्पेस टाइम फैब्रिक को बैंड करने की कोशिश करेगा और अगर बैंड कर रहा है तो उस बैंड की वजह से दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, चाहे उनका मास छोटा हो बड़ा हो, क्या है कैसा भी क्यों ना हो। जब तक नेगेटिव मास नहीं आ जाता, वो भी कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, आगे जानेंगे हम। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि सर उस मास की वजह से वो कर्व स्पेस कर्व बैंड हुआ, उस बैंड की वजह से ही दूसरा मास उसके पास आने की कोशिश कर रहा, तो उस फोर्स को उन्होंने नेम दिया ग्रेविटी। और यही आइंस्टाइन की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये हम कह सकते हैं, बाकी चीज़ों के अलावा, कि उन्होंने इनके बारे में एक डिस्क्राइब नॉलेज दी थी हमें। ठीक है, तो यहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबको बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक अच्छी चीज़ सबको समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि आप देख लो एक बार। ये हमने पढ़ा है, सब इतनी सारी चीज़ें हमने अभी जानी है। अभी हमें आगे और चीज़ें भी जाननी है कि वो चीज़ें क्या क्या है।